कल्पना कीजिए कि किसी इंसान ने ना अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई एक जमीन के टुकड़े पर लगा दी। बहुत आम बात है ये। बिल्कुल, और बकायदा स्टैम्प ड्यूटी भी चुकाई गई, सरकारी रजिस्ट्रार के सामने दस्तखत हुए और जमीन का कब्जा भी मिल गया। मतलब सब कुछ एकदम सही लग रहा हाँ, देखने में तो एकदम परफेक्ट सौदा लगता है ना? और दशकों तक उस जमीन पर खेती हुई, घर बसाया गया। लेकिन फिर एक दिन अचानक अदालत का फरमान आता है कि वो इंसान उस जमीन का मालिक है ही नहीं। अरे बाप रे। हाँ, बल्कि वो महज एक अतिक्रमणकारी या ट्रेसपासर है जिसे कभी भी बेदखल किया जा सकता है। अब ये कागजों का जो खतरनाक जाल है ना, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो रोज की सच्चाई है। असल में ये जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा एक ऐसा भ्रामक दस्तावेज है जिसने हजारों लोगों को कानूनी दलदल में धकेल दिया है, और इसे कहते हैं शिकमी सेल डीड। हाँ, शिकमी सेल डीड। तो द डीप डाइव के आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी और जोखिम भरे दस्तावेज की तह तक जाएंगे। और देखिए, इस गहन अध्ययन के लिए जो स्रोत हमने खंगाले हैं ना, वो सीधे भारत के जमीनी और कानूनी यथार्थ से जुड़े हैं। मतलब हमने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की जो राजस्व संहिताएं हैं, जो रेवेन्यू कोड्स हैं, उनका बहुत विस्तृत अध्ययन किया है जी। साथ ही संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और पंजीकरण अधिनियम को भी देखा है। और कुछ अहम अदालती फैसले भी हैं ना इसमें। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण तो पटना और झारखंड उच्च न्यायालय के वो ऐतिहासिक फैसले हैं जो जमीन के मालिकाना हक की पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख देते हैं। तो ये विषय इतना ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, हमारे समाज में जमीन खरीदना सिर्फ एक आर्थिक निवेश नहीं है। हाँ, ये तो भावनाओं से जुड़ा है। वही तो, ये एक भावनात्मक पड़ाव है। लोग अपना प्रोविडेंट फंड, अपनी जीवन भर की सेविंग्स, जेवर और सारे सपने एक जमीन के टुकड़े पर लगा देते हैं। सही बात है। अब सस्ती जमीन के लालच में या कानूनी जानकारी के अभाव में कैसे एक आम इंसान एक ऐसे सौदे में फंस जाता है जो असल में उसे उस जमीन का मालिक बनाता ही नहीं है, बल्कि उसे बस अंतहीन अदालती विवादों का हिस्सेदार बना देता है। बिल्कुल। और यही इस चर्चा का मुख्य मिशन है। तो इस धोखे को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जमीन के रिकॉर्ड में असली खिलाड़ी होते कौन है। अगर सरकारी रिकॉर्ड को एक नाटक मान लिया जाए तो इसके मुख्य किरदार कौन है? देखिए, राजस्व रिकॉर्ड या जमीन के जो सरकारी दस्तावेज होते हैं ना, उस व्यवस्था में मुख्य रूप से दो पदों का समझना सबसे जरूरी है। ठीक है। पहला किरदार है काश्तकार, जिसे अलग अलग इलाकों में खातेदार, रैयत या मूल किसान भी कहा जाता है। अच्छा, तो ये मुख्य इंसान है। हाँ, सरकारी रिकॉर्ड जैसे कि जमाबंदी हो गई या खतियान हो गया, उसमें जिस व्यक्ति का नाम मुख्य रूप से दर्ज होता है ना, वही काश्तकार है। और कानून की नजर में जमीन का असली और एकमात्र मालिक यही व्यक्ति होता है। इसके पास उस कृषि भूमि का पूर्ण अधिकार यानी एब्सोल्यूट टाइटल होता है। तो मतलब टैक्स वगैरह भी यही देता होगा? बिल्कुल, राज्य को लगान या टैक्स चुकाने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। तो अगर काश्तकार ही सर्वशक्तिमान है और सारे अधिकार उसी के पास है, तो फिर इस व्यवस्था में वो दूसरे किरदार की एंट्री कैसे होती है? यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। मतलब क्या ये सिर्फ एक अनौपचारिक बटाईदारी है या सरकार इस छायादार व्यवस्था को भी मान्यता देती है? देखिए, यहीं से पूरी व्यवस्था थोड़ी जटिल होने लगती है। दूसरा किरदार है शिकमी, जिसे उपकाश्तकार, सिकमीदार या बटाईदार भी कहते हैं। अच्छा, ये शिकमी होता है। इसका इतिहास काफी पुराना है और ये जमींदारी प्रथा से जुड़ा हुआ है। जब बड़े काश्तकार या जमींदार खुद खेती नहीं कर पाते थे ना, तो वे जमीन जोतने का काम किसी और को सौंप देते थे। समझ गई। वो दूसरा व्यक्ति ही शिकमी कहलाता है। अब कानून ने इस शिकमी को जमीन से मनमाने ढंग से निकाले जाने से बचाने के लिए कुछ सीमित अधिकार दिए, ताकि उसका शोषण ना हो सके। बिल्कुल, ताकि उसका शोषण ना हो। लेकिन और ये बात सबसे अहम है कि शिकमी के पास उस जमीन का मालिकाना अधिकार या जो लीगल टाइटल है वो कभी नहीं होता। मतलब उसे खेती करने की आजादी तो है, लेकिन वो जमीन का मालिक नहीं बन सकता। एकदम सही पकड़ा आपने। उसे केवल उस जमीन पर खेती करने और उस पर अपना कब्जा रखने का एक बहुत ही सीमित अधिकार मिलता है। कानूनी भाषा में इसे परमिसिव पोजीशन कहते हैं, यानी सहमति से मिला हुआ कब्जा। तो ये कब्जा मूल मालिक की इच्छा पर निर्भर करता है? बिल्कुल, वो पूरी तरह से मूल मालिक की इच्छा और सहमति पर टिका होता है। ठीक है,
तो आइए इसे रोजमर्रा की जिंदगी के किसी उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। अब मान लीजिए किसी ने कुछ दिनों के लिए एक कार किराए पर ली। अब वो कार उस व्यक्ति के पास है। वो उसे चला रहा है, चाबी उसकी जेब में है, हम्म भौतिक रूप से कार पर उसका पूरा कब्जा है। हम्म। लेकिन फिर वो जाकर वही किराए की कार किसी तीसरे इंसान को बेच दे। अरे, ये तो सरासर धोखाधड़ी है। वही ना, ये तो पूरी तरह से बेतुका और हास्यास्पद है। कोई इंसान उस चीज को कैसे बेच सकता है जिसका वो मालिक ही नहीं है? ये जो कार वाला उदाहरण आपने दिया ना, ये इस पूरी कानूनी गुत्थी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुलझाता है। अच्छा। कानून की दुनिया में ना सदियों से चला आ रहा एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली लैटिन सिद्धांत है, जिसे कहते हैं नीमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। नीमो डेट क्वाड नॉन हैबिट। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने पास मौजूद अधिकार से बेहतर अधिकार किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकता। जब जो अधिकार किसी के पास है ही नहीं, वो उसे किसी और को दे ही नहीं सकता। बिल्कुल सटीक। अब चूंकि एक शिकमी के पास मालिकाना हक या टाइटल है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक किराएदार की तरह है। हाँ। तो वो किसी खरीदार को जमीन का मालिक कैसे बना सकता है? वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो शिकमी सेल डीड की पूरी इमारत इसी एक कमजोर नींव पर खड़ी है। एकदम। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर शिकमी मालिक नहीं है और वो मालिकाना हक ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, तो शिकमी सेल डीड के नाम पर असल में बिक क्या रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है। बाजार में लोग लाखों रुपए देकर आखिर क्या खरीद रहे हैं? देखिए, इस डीड के माध्यम से असल में जो हस्तांतरित हो रहा है ना, वो है केवल भौतिक कब्जा, यानी फिजिकल पोजीशन, और खेती करने का अधिकार। बस इतना ही? हाँ, जब कोई व्यक्ति शिकमी सेल डीड के जरिए जमीन खरीदता है, तो जो कानूनी मालिकाना हक है, जो लीगल टाइटल है, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। अच्छा, तो टाइटल वहीं का वहीं रहता है? बिल्कुल। टाइटल अभी भी उसी असली काश्तकार या उसके परिवार के पास सुरक्षित रहता है, जिसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में सबसे ऊपर लिखा है। मतलब ये एक ऐसा सौदा है जिसमें जमीन वही रहती है, बस उस पर हल चलाने वाला हाथ बदल जाता है। क्या बात कही आपने, बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ स्रोतों को देखकर ना एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है। मतलब जब ये सौदा इतना ही खोखला है, तो लोग इसमें अपनी जीवन भर की पूंजी क्यों फंसाते हैं? लालच और अज्ञानता। हाँ, और जो कारण सामने आते हैं ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं। सबसे बड़ा जाल है कीमत। ये जमीनें बाजार भाव से बहुत ज्यादा सस्ती मिलती हैं। मतलब किसी भी इंसान को लगता है कि अरे वाह, मुझे तो आधे दाम में जमीन मिल रही है। और सस्ती कीमत के साथ साथ एक और बड़ा छलावा है तुरंत कब्जा। हाँ, तुरंत कब्जा भी तो मिल जाता है। इन सौदों में खरीदार को पैसे देते ही जमीन पर कब्जा दे दिया जाता है। वो वहां खेती शुरू कर देता है या झोपड़ी बना लेता है, तो उसे लगने लगता है कि वो मालिक है। बिल्कुल। इससे खरीदार के मन में ना एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्वास पैदा हो जाता है कि अब जमीन उसकी है। कब्जा दिखने में मालिकाना हक जैसा ही लगता है, भले ही कानून की नजर में वो ना हो। और एक भविष्य की उम्मीद भी तो होती है। कई बार लोग ये सोचकर जमीन खरीद लेते हैं कि भविष्य में कोई सरकारी योजना आएगी। हाँ, रेगुलराइजेशन की उम्मीद। वही जमीन नियमित या रेगुलराइज हो जाएगी और तब वो कागजों में भी मालिक बन जाएंगे। ये भविष्य की उम्मीद ही सबसे बड़ा फंदा है। अगर इसे हम व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो इस शिकमी सेल डीड के जरिए खरीदार असल में किसी संपत्ति का मालिक नहीं बन रहा है। तो वो क्या बन रहा है? वो बहुत भारी कीमत चुकाकर बस कानूनी जोखिमों को खरीद रहा है, रिस्क ले रहा है। बाप रे। असली मालिक का टाइटल हमेशा बरकरार रहता है। वो किसी भी दिन, महीने या साल वापस आ सकता है और अपनी जमीन पर दावा ठोक सकता है। खरीदार तो सिर्फ एक रिस्क होल्डर बनकर रह जाता है। मुझे यहाँ इस चर्चा को रोकना होगा, क्योंकि एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो किसी भी आम नागरिक को परेशान कर सकता है। जी, पूछिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक जमीन खरीदी और शिकमी सेल डीड बनवाई। अब वो बकायदा सरकारी कार्यालय जाता है, रजिस्ट्रार के सामने पेश होता है, लाखों की स्टाम्प ड्यूटी भरता है और उस डीड को विधिवत पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड करवा लेता है। तो क्या वो सरकारी मोहर, वो स्टाम्प पेपर उसे कोई कानूनी वैधता या सुरक्षा नहीं देता? देखिए, मतलब एक रजिस्टर्ड दस्तावेज की तो अहमियत होनी चाहिए ना, वरना रजिस्ट्रेशन का मतलब ही क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो अदालतों में सबसे ज्यादा गूंजता है, लेकिन यहीं पर ना कानूनी वास्तविकता और जो आम धारणा है उसमें सबसे बड़ा टकराव होता है। अच्छा। हमें यहाँ 2 बहुत ही अहम कानूनों की कार्यप्रणाली को समझना होगा।
पहला है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम यानी टीपीए की धारा 54 और दूसरा है पंजीकरण अधिनियम। इन कानूनों के अनुसार सिर्फ किसी दस्तावेज के रजिस्टर्ड हो जाने से बेचने वाले की कमियां दूर नहीं हो जाती। मतलब रजिस्ट्रेशन सब कुछ ठीक नहीं कर देता? बिल्कुल नहीं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस का मुख्य काम बस राज्य के लिए स्टैंप ड्यूटी के रूप में राजस्व इकट्ठा करना है और इस बात का सार्वजनिक रिकॉर्ड रखना है कि एक लेन देन हुआ है। तो क्या रजिस्ट्रार ये चेक नहीं करता कि जो जमीन बेची जा रही है उसका असली मालिक कौन है? वो नहीं करता। सच में? हाँ, क्योंकि भारत में जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ना वो डीड रजिस्ट्रेशन पर काम करता है, टाइटल रजिस्ट्रेशन पर नहीं। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रजिस्ट्रार सिर्फ दस्तावेज का पंजीकरण करता है, वो इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि बेचने वाले के पास जमीन का मालिकाना हक था या नहीं। ये तो बहुत डरावनी बात है। हाँ, यदि बेचने वाले के पास जमीन का टाइटल ही नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से प्रभावहीन और शून्य है, वॉइड है। तो चलिए इसे एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ब्लैक में किसी फिल्म की टिकट खरीदी। ठीक है। वो टिकट पूरी तरह से असली है, उस पर होलोग्राम भी है, तो ये हो गया हमारा रजिस्टर्ड सेल डीड। बढ़िया उदाहरण है। लेकिन जब वो इंसान सिनेमा हॉल के अंदर जाता है तो वहाँ एक कर्मचारी टॉर्च लेकर खड़ा होता है जो उसे उसकी सीट तक ले जाता है। हाँ, टिकट चेकर। तो वो कर्मचारी जमीन के मामले में म्यूटेशन या दाखिल खारिज की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कहा। अगर उस टॉर्च वाले कर्मचारी के पास जो रजिस्टर है उसमें उस व्यक्ति का नाम ही नहीं है या वो सीट पहले से किसी और के नाम पर बुक है, तो उस असली टिकट का भी क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। वो व्यक्ति फिल्म नहीं देख सकता। ये एक बेहद शानदार और सटीक उदाहरण दिया आपने। म्यूटेशन या दाखिल खारिज ही वो प्रक्रिया है जहां राजस्व रिकॉर्ड में असली बदलाव होता है। तो म्यूटेशन में नाम क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि जब कोई व्यक्ति शिकमी डीड लेकर जमीन को अपने नाम करवाने राजस्व कार्यालय जाता है ना, तो उसका नाम असली खातेदार या मालिक के रूप में दर्ज नहीं होता। पूर्ण स्वामित्व या जिसे हम फुल म्यूटेशन कहते हैं वो कभी नहीं होता। तो फिर सरकारी रिकॉर्ड में उस बेचारे खरीदार का नाम जाता कहाँ है? उसके नाम को केवल रिमार्क्स या जो टिप्पणी वाला कॉलम होता है ना, हाँ, उसमें एक एंट्री के तौर पर लिख दिया जाता है। सिर्फ टिप्पणी में? हाँ, ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि ये व्यक्ति जमीन पर काबिज है लेकिन वो मालिक नहीं है। और अदालतों ने इस बात को बार बार बहुत ही कड़े शब्दों में स्पष्ट किया है। हाँ, हमारे स्रोतों में पटना हाईकोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र है जिसने इस मुद्दे पर सारी धुंध साफ कर दी। श्यामा शाही बनाम स्टेट ऑफ बिहार। जी, बहुत मशहूर केस है। इस मामले की जड़ में क्या था? इस मामले में अदालत ने ना शिकमी अधिकारों की प्रकृति का गहराई से विश्लेषण किया, विशेष रूप से बिहार टेनेंसी एक्ट के संदर्भ में। अच्छा। अदालत ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि शिकमी अधिकार न तो विरासत में मिलते हैं यानी हेरिटेबल नहीं है और न ही बेचे जा सकते हैं, ट्रांसफरेबल भी नहीं है। मतलब कोई पिता अपने बेटी को भी नहीं दे सकता? बिल्कुल। एक शिकमी अपने बेटे को भी वो जमीन कानूनी तौर पर नहीं दे सकता, तो बेचना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या इसका कोई भी अपवाद नहीं है? मतलब मान लीजिए किसी इलाके में ये पीढ़ियों से हो रहा है, लोग आपस में खरीद बेच रहे हैं। अदालत ने एक बहुत ही संकीर्ण अपवाद जरूर दिया है। वो क्या है? यदि कोई विशेष ग्राम्य प्रथा हो, विलेज कस्टम हो, तो उसे माना जा सकता है। लेकिन कानून की दुनिया में किसी ऐसी प्रथा को साबित करना जो पीढ़ियों से बिना किसी विवाद के चली आ रही हो और जिसे पूरे समाज ने मान्यता दी हो, हाँ, ये लगभग असंभव काम होता है। बिना अत्यंत ठोस सबूत के अदालत किसी भी प्रथा को मान्यता नहीं देती। तो झारखंड हाईकोर्ट का एक हालिया फैसला तो इससे भी ज्यादा डराने वाला है। उसमें रिमार्क्स कॉलम और एडवर्स पोजेशन को लेकर जो बात कही गई है ना, वो तो किसी भी खरीदार की रातों की नींद उड़ा सकती है। बिल्कुल उड़ा देगी। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजस्व रिकॉर्ड के रिमार्क्स कॉलम में एंट्री होने का मतलब किसी भी कीमत पर मालिकाना हक नहीं है। और जहां तक एडवर्स पोजेशन या जिसे हम प्रतिकूल कब्जा कहते हैं उसका सवाल है, लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई 12 या 20 साल तक जमीन पर कब्जा रखेगा तो कानूनन वो जमीन उसकी हो जाएगी। हाँ, ये तो बहुत आम धारणा है कि 12 साल बाद जमीन अपनी। लेकिन यहाँ वो नियम लागू ही नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? ये तो सरासर अन्याय लगता है। अगर कोई व्यक्ति 50 साल से जमीन जोत रहा है तो कानून उसे मालिक क्यों नहीं मान लेता? इसके पीछे का कानूनी तर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। एडवर्स पोजेशन का दावा करने के लिए ना सबसे जरूरी शर्त होती है होस्टाइल एनिमस, यानी
मालिक के खिलाफ विरोध का भाव। अच्छा। कब्जा ऐसा होना चाहिए जो खुले तौर पर असली मालिक के अधिकारों को चुनौती दे रहा हो। लेकिन शिकमी का जो कब्जा है वो शुरू ही परमिसिव या मूल मालिक की सहमति से होता है। ओहो, अब समझी। तो जो कब्जा सहमति से शुरू हुआ हो वो समय बीतने के साथ अपने आप प्रतिकूल या एडवर्स नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है कि दशकों तक जमीन पर कब्जा रखने के बाद भी मालिकाना हक का दावा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अदालत के अनुसार ना ऐसे खरीदार को कानूनी तौर पर एक अतिक्रमणकारी यानी ट्रेसपासर तक माना जा सकता है। बाप रे। असली खातेदार जब चाहे बेदखली का मुकदमा दायर कर सकता है और खरीदार को अपनी ही खरीदी हुई जमीन से बाहर निकाला जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और तो और मालिकाना हक न होने के कारण इस जमीन पर कोई बैंक लोन भी नहीं मिल सकता। बैंक ऐसी संपत्ति को गिरवी नहीं रखते जिसे वो डिफॉल्ट होने पर नीलाम न कर सके। तो इतने सारे कानूनी पेज, बेदखली का डर, बैंक लोन का ना मिलना, मतलब ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही गहरी और अंधेरी सुरंग की तरह है। जी बिल्कुल। तो क्या इस सुरंग के अंत में कोई रोशनी है? मतलब स्रोतों के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त करने के वैध और सुरक्षित तरीके क्या हैं? रोशनी है, लेकिन उसके लिए सही कानूनी रास्ता अपनाना होगा। ये जो शॉर्टकट होते हैं ना, ये हमेशा नुकसानदेह होते हैं। तो पहला सुरक्षित तरीका क्या है? सबसे पहला और सबसे सुरक्षित तरीका है सीधी रजिस्ट्री, एब्सोल्यूट कन्वेंस। मतलब सीधा असली मालिक से खरीदना। हाँ, हमेशा असली खातेदार यानी उस व्यक्ति से जमीन खरीदनी चाहिए जिसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में मुख्य मालिक के तौर पर दर्ज है। केवल वही व्यक्ति एक साफ सुथरा कानूनी टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति पहले किसी शिकमी जमीन पर लंबे समय से काबिज है तो उसके लिए क्या विकल्प है? दूसरा रास्ता राजस्व न्यायालय या रेवेन्यू कोर्ट से होकर गुजरता है। इसमें क्या करना होता है? यदि कब्जा बहुत पुराना है और लगातार खेती हो रही है तो अधिकारों की घोषणा के लिए राजस्व न्यायालय में दावा पेश किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबूत चाहिए होंगे। बिल्कुल। इसके लिए निरंतर कब्जे, लगान रसीद और खेती के बहुत ही ठोस सबूत अनिवार्य हैं और ये प्रक्रिया लंबी और जटिल भी होती है। और सरकारी योजनाओं के बारे में भी तो स्रोतों में जानकारी दी गई है। राज्य सरकारें कभी-कभी जमीन नियमितीकरण की नीतियां लाती हैं। जी, ये तीसरा तरीका है। राज्य सरकारें समय समय पर कब्जे के आधार पर ना राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करने की रेगुलराइजेशन नीतियां लाती हैं। तो उसमें फायदा मिल सकता है। ऐसे में आवेदन किया जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से सरकार की इच्छा और नीतियों पर निर्भर करता है। इसे आप कानूनी अधिकार के तौर पर नहीं मांग सकते। समझ गई। तो मतलब खरीद से पहले की सावधानियां ही सबसे बड़ा बचाव है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही विस्तृत चेकलिस्ट दी गई है। वो बहुत काम की है। तो अगर किसी को जमीन खरीदनी है तो जमीनी स्तर पर क्या कदम उठाने चाहिए? जमीन खरीदने से पहले ना सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि तहसील कार्यालय में खुद जाया जाए। किसी और पर भरोसा ना करें। बिल्कुल नहीं। वहां से जमीन की जमाबंदी, खसरा या खतियान रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां यानी सर्टिफाइड कॉपीज निकालनी चाहिए। किसी दलाल या विक्रेता की दी हुई साधारण फोटोकॉपी पर तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन कागजों को पन्ना भी तो एक कला है ना। आम इंसान को क्या पता कि रिकॉर्ड में क्या जांचना सबसे ज्यादा जरूरी है? मैं बताता हूँ। रिकॉर्ड में ये स्पष्ट रूप से जांचना चाहिए कि जमीन बेचने वाले का नाम किस हैसियत में दर्ज है। अच्छा। क्या उसका नाम मुख्य कॉलम में खातादार या मालिक के रूप में है, या फिर वो किसी अन्य कॉलम में शिकमी या बटाईदार के रूप में दर्ज है? ये क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अनिवार्य है ये। राजस्व रिकॉर्ड का व्यक्तिगत रूप से क्रॉस वेरिफिकेशन करना ही होगा। और सबसे जरूरी बात, हमेशा पूर्ण और रजिस्टर्ड सेल डीड पर ही जोर दें। और शिकमी से बचें। हाँ, शिकमी अधिकारों का सौदा करने से पूरी तरह बचें। तो इस पूरे गहन अध्ययन के बाद अगर इस पूरे विश्लेषण को एक निष्कर्ष में पिरोना हो तो वो क्या होगा? इसका सार बहुत ही स्पष्ट है। शिकमी जमीन खरीदकर कोई भी व्यक्ति मालिक नहीं बनता, बल्कि वो जानबूझकर विवादों का भागीदार बनता है। सही बात है। बिना सही कानूनी प्रक्रिया के ऐसे सौदे में किया गया निवेश और खरीदी गई संपत्ति दोनों ही हमेशा असुरक्षित रहते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। लेकिन जब इन कानूनी दस्तावेजों और फैसलों को करीब से देखा जाता है ना, तो एक ऐसा विचार मन में आता है जो स्रोतों से ही उभर कर सामने आता है। वो क्या? लेकिन वो सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि शिकमी अधिकार एक परमिसिव कब्जा
या सहमति से मिला कब्जा है, जी बिल्कुल। और इस कारण एडवर्स पोजेशन का दावा करना लगभग असंभव हो जाता है। अब इसे कागजों से बाहर निकालकर किसी गांव की जमीन पर उतार कर देखिए। जमीनी हकीकत। इसका मतलब यह है कि कई पीढ़ियां, शायद दशकों तक किसी जमीन पर खून पसीना एक करके खेती करती रहें। दादा ने वो जमीन जोती, फिर पिता ने, और अब बेटा उसी मिट्टी में अपना पसीना बहा रहा है। हाँ, पीढ़ियां गुजर जाती हैं। वो परिवार यही मानते हुए जीता है कि ये जमीन अब उनकी है। लेकिन कानून की ठंडी और कठोर नजर में ना, इतने सालों और इतनी पीढ़ियों के बाद भी वे सिर्फ एक मेहमान ही माने जाएंगे। ऐसे मेहमान जिन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। बिल्कुल, ऐसे मेहमान जिन्हें असली मालिक द्वारा कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। तो क्या ये महज कानून की एक साधारण खामी है, या पीढ़ियों के साथ होने वाला एक अदृश्य अन्याय जो बस रजिस्ट्रों में कहीं खो जाता है? सोचने वाली बात है ये। इस पर विचार जरूर करें, और इसे गहरे विचार के साथ द डीप डाइव के सत्र को यहीं विराम देते हैं। भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के साथ फिर मिलेंगे।